गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा मगन शर्मा श्री कृष्णा कॉलेज मनोहरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, और आज हम उसी ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है, इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि डीएनए से हम क्या बनाने वाले हैं, मैसेंजर आरएनए। और वो मैसेंजर आरएनए कैसे बनने वाला है उसका स्टेप हम यहाँ पर देखने वाले हैं। आज ये आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा कि किस प्रकार डीएनए मैसेंजर आरएनए का निर्माण करवा रहा है। तो लास्ट जो वीडियो था, उसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड थे। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड था उसे हमने टेम्पलेट नाम दिया था, नीचे वाला जो स्ट्रैंड था उसे हमने कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया था। तो वह स्ट्रैंड जिस पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसे टेम्पलेट कहा जाता है, और उसके विपरीत जो स्ट्रैंड पाया जाता है उसे डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो यहां पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके 3' एंड पर और कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड पर प्रमोटर या फिर टाटा बॉक्स पाया जाएगा, जबकि टेम्पलेट स्ट्रैंड के 5' एंड पर और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' एंड पर क्या पाया जाएगा, टर्मिनेटर। प्रोमोटर या टाटा बॉक्स से ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जबकि टर्मिनेटर पर जाकर ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने जब आवश्यकता देखी थी तो हमने ये देखा था कि यहां पर हमें डीएनए टेम्पलेट की आवश्यकता है, ये रहा डीएनए टेम्पलेट जिस पर ट्रांसक्रिप्शन का होना है। दूसरा हमने देखा था कि आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता है। ठीक है, और कौन सा आरएनए पॉलीमरेज आवश्यक है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जो 5' से 3' डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन को प्रारंभ करेगा। कौन सी दिशा में, 5' से 3' दिशा में। रेप्लिकेशन भी किस दिशा में हो रहा था, 5' से 3' दिशा की तरफ। मतलब ये टेम्पलेट का 3' एंड है तो यहां से प्रारंभ होगा, तब जाके 5' ये वाला 3 के अपोजिट 5 होगा, और फिर 5 से इधर जाएगा तो ऊपर वाला 5 होगा, तो नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, 3'। यानी कि प्रोसेस जो होगा इधर से इधर प्रारंभ होगा, यानी कि 5' से 3' की तरफ। टेम्पलेट से नहीं, नया जो स्टैंड बनेगा, क्योंकि नया स्टैंड मान लो ये ऊपर वाला क्या था, 3' और 5', तो नया बनेगा तो यहां से यहां बन रहा है, इधर से इधर, तो इधर 3' है तो इधर क्या आ जाएगा, 5', इधर 5' है तो इधर 3'। मतलब नया स्टैंड किस दिशा में बना, 5' से 3' दिशा की तरफ। अगर आप इसे ऐसे बनाते तो ये बन जाता 3 से 5 की तरफ, लेकिन बनता कैसे, हमेशा 5 से 3 की तरफ। किस एंजाइम के द्वारा बनेगा, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। पिछली बार हमने बताया था कि यहां पर 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट आरआरएनए का निर्माण करता है, सेकंड पहले एचआरआरएनए बनाता है, फिर वो मैसेंजर आरएनए में परिवर्तित होता है, और जो थर्ड होता है वो ट्रांसफर आरएनए का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर हमें आवश्यक है, यह 5 सब यूनिट से मिलकर, यानी कि 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो उप इकाइयां होती है अल्फा की, एक उप इकाई होती है बीटा डैश की, और एक उप इकाई होती है बीटा की, और एक उप इकाई होती है ओमेगा की। ठीक है, तो यहां पर टोटल 5, 2 और 1 3, 4 और 1 5, टोटल 5 उप इकाइयां हैं। और इन 5 उप इकाइयां जब आपस में, पांचों उप इकाइयां मिल जाती हैं आपस में, तो आपस में मिलने से जो एंजाइम बनता है उस एंजाइम को कहते हैं कोर एंजाइम। उस एंजाइम को क्या कहा जाता है, कोर एंजाइम। यानी कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड किस रूप में पाया जाता है, कोर एंजाइम के रूप में, जिनमें 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक बीटा और एक ओमेगा उप इकाई पाई जाती है। ठीक है, कोई समस्या यहां तक नहीं। चलिए, यहां जो 2 अल्फा उप इकाइयां हैं, ये उप इकाइयां उस प्रोटीन के साथ बंध बनाती हैं जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेगा। 2 अल्फा उप इकाइयां उस प्रोटीन के साथ बंध बनाती है जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ। और हम जानते हैं ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को कौन सा कारक प्रारंभ करता है, सिग्मा फैक्टर। पिछले वीडियो में बताया था, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर याद होंगे आपको। तो सिग्मा फैक्टर क्या कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। इसका मतलब ये 2 अल्फा उप इकाइयां किससे जुड़ती हैं,
सिग्मा फैक्टर के साथ, ठीक है। उसके बाद ये जो बीटा डैश 1 बीटा डैश जो इकाई है यह जुड़ती है डीएनए टेम्पलेट के साथ। किसके साथ जुड़ेगी? डीएनए टेम्पलेट के साथ। बीटा डैश और जो ओमेगा इकाइयां हैं ये इकाइयां न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने का कार्य करती हैं। आरएनए के लिए जो न्यूक्लियोटाइड को यहां पर लाकर जोड़ा जाएगा, जो आरएनए निर्माण में सहायता करेंगे, उन न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ने का कार्य बीटा और ओमेगा इकाई करती हैं, ठीक है। तो ये हैं 5 उप इकाइयां जो आपस में मिलकर कोर एंजाइम बनाती हैं और इसी कोर एंजाइम को हम क्या कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं मैं ट्रांसक्रिप्शन का। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी तो इस प्रक्रिया के समय यहां पर किस पर? प्रमोटर पर कौन आकर जुड़ जाएगा? कोर एंजाइम। कौन आकर जुड़ जाएगा यहां पर? कोर एंजाइम। कौन सा एंजाइम आकर जुड़ गया यहां पर? कोर एंजाइम। मतलब ये 5 उप इकाइयां यहां पर जुड़ जाएगी और उनमें से जो 2 अल्फा उप इकाइयां होंगी उन अल्फा उप इकाइयों के साथ यहां पर एक कारक जुड़ जाएगा। उस कारक का नाम क्या है? सिग्मा कारक, ठीक है। तो ये कोर एंजाइम आकर जुड़ गया किस पर? प्रोमोटर साइड के 3' एंड की तरफ, जो टेम्पलेट का 3' एंड है वहां पर आकर क्या हो गया? जुड़ गया। और इसी कोर एंजाइम के साथ कौन आकर जुड़ जाएगा? सिग्मा कारक। सिग्मा कारक किससे जुड़ता है? कोर एंजाइम की 2 अल्फा उप इकाइयों से। और जैसे ही ये आपस में संकुल का निर्माण करते हैं, कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया जब प्रारंभ होगी तो ये कोर एंजाइम टेम्पलेट के 3' से 5' की तरफ गति करता है। मतलब ये इधर गति करता है। जैसे जैसे ये गति करता है वैसे वैसे, जैसे ही मान लो ये टेम्पलेट यहां से खिसक कर यहां आ जाएगा, ठीक है। प्रमोटर को छोड़कर जैसे ही थोड़ा सा आगे आएगा इसके साथ एक और कारक जुड़ जाएगा। इस कारक का नाम क्या है? रो कारक। क्या नाम है इस कारक का? रो कारक। और यही कारक एक ऐसा कारक है RH-O। रो कारक एक ऐसा कारक है जो मैसेंजर आरएनए का दीर्घीकरण एवं उसके निर्माण की प्रक्रिया का क्या करेगा? समापन करेगा। तो जैसे ये रो कारक आकर जुड़ेगा यहां पर बीटा डैश एवं ओमेगा इकाइयों के द्वारा छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स को लाकर जोड़ना, ये खिसकता जाएगा इधर। ये जो कोर एंजाइम है ये रो कारक के साथ जुड़ा हुआ रहेगा और धीरे धीरे इधर खिसकता जाएगा। जैसे जैसे खिसकता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियोटाइड्स को यहां पर लाकर क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। और अंत में ये कहां पहुंच जाएगा? टर्मिनेटर के ऊपर। ये जो कोर एंजाइम है ये अंत में, ये जो कोर एंजाइम है ये अंत में कहां पर पहुंच जाएगा? 5' के टर्मिनेटर के ऊपर। और जैसे ही टर्मिनेटर पर पहुंचेगा ये जो रो कारक था वो यहां से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा। मतलब ये जो रो कारक है ये अलग हो जाएगा किससे? इस कोर एंजाइम से। और जैसे ही ये अलग हो जाएगा प्रक्रिया का क्या हो जाएगा? समापन, ठीक है। तो इस प्रकार प्रक्रिया का क्या होता है? समापन, जिसके फलस्वरूप हमें न्यूक्लियोटाइड का एक क्रम प्राप्त होता है। हमें न्यूक्लियोटाइड की एक पूरी क्या प्राप्त हो रही है? श्रृंखला। ये न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं? ये हैं राइबोन्यूक्लियोटाइड। क्या है ये सारे के सारे? राइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। मतलब ये क्या है? आरएनए है। तो हमें इसे डीएनए टेम्पलेट, ये डीएनए टेम्पलेट था ऊपर वाला, इस पर हमें न्यूक्लियोटाइड की क्या प्राप्त हो गई? एक लंबी श्रृंखला। क्या प्राप्त हो गई? एक लंबी श्रृंखला। किया ये न्यूक्लियोटाइड की हमें क्या प्राप्त हो गई? ये वाली जो श्रृंखला है ये रही प्राप्त हो गई श्रृंखला। इस श्रृंखला को ही हम क्या कहेंगे? HNRNA, ठीक है। ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट, जहां तक HNRNA का निर्माण होगा। अब HNRNA बन चुका है। अब इस HNRNA को HNRNA इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 इकाइयां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? 2 इकाइयां। एक इकाइयों को कहते हैं कोडिंग इकाइयां और एक इकाई को कहते हैं नॉन कोडिंग इकाइयां। कोडिंग इकाइयां उन इकाइयों को कहते हैं जो सूचना को आगे क्या करेगी? स्थानांतरित। जबकि नॉन कोडिंग इकाइयां उन्हें कहते हैं जो सूचना को आगे स्थानांतरित नहीं करेगी। तो कोडिंग इकाइयों को इस HNRNA के संदर्भ में क्या कहा जाता है? एक्सोन कहा जाता है, ठीक है।
एक एक्सोन, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं, एक्सोन की श्रृंखलाएं होती हैं, एक्सोन के टुकड़े होते हैं। जबकि वे इकाइयां जो सूचनाओं को आगे स्थानांतरित नहीं करेंगी उन इकाइयों को कहा जाता है इंट्रॉन। इस प्रकार वह आरएनए जो एक्सोन तथा इंट्रॉन की अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है उसे हेटेरोजेनस आरएनए कहते हैं, या इसे प्री आरएनए, प्राथमिक आरएनए भी कहा जाता है। यह आरएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से इस प्रकार निर्मित होता है। ठीक है, बन गया आरएनए। अब इस आरएनए में हमें इंट्रॉन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो उसके बाद क्या होता है, इस आरएनए में क्रिया होती है जिसे स्प्लाइसिंग कहा जाता है। इस स्प्लाइसिंग के फलस्वरूप इंट्रॉन्स जो होंगे उन सभी इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है। मतलब होता क्या है बताता हूं आपको, कि यहां पर इस प्रकार की कुछ क्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इंट्रॉन्स क्या होता है, इस प्रकार नोड जैसी संरचनाएं बनाते हैं जिसकी वजह से इन्हें आसानी से न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जैसे ये हट जाते हैं वैसे सिर्फ क्या बचता है, एक्सोन्स बचते हैं। और ये एक्सोन्स आपस में क्या करेंगे, अब ये एक्सोन्स आपस में जुड़ जाएंगे। और जैसे ही एक्सोन आपस में जुड़ेंगे वैसे ही जिस आरएनए का निर्माण होगा, यानी कि वह आरएनए जिसमें केवल और केवल एक्सोन पाए जाएंगे, उस आरएनए को कहते हैं एमआरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाएंगे, एक्सोन। और ये आरएनए आगे चलकर किसके संश्लेषण में सहायता करता है, तो ये आगे चलकर प्रोटीन के संश्लेषण में क्या करता है, सहायता। मतलब प्रोटीन का क्या करवाएगा, ये निर्माण करवाएगा, या फिर ट्रांसलेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्रोटीन का क्या करेगा, संश्लेषण करेगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोसेस। किसका प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस या फिर अनुलेखन का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया आपको अनुलेखन का पूरा प्रोसेस कि कैसे अनुलेखन हो रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया थी, अनुलेखन की जो प्रक्रिया थी, वो किस पर प्रारंभ हो रही थी, डीएनए पर। किसके द्वारा प्रारंभ हो रही थी, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा। अब यहां पर ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, यह 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। पहली है 2 अल्फा इकाइयां, दूसरी है 1 बीटा डैश, तीसरी 1 बीटा, और चौथी जो इकाई है वह इकाई है ओमेगा, एक इकाई ओमेगा की। तो यहाँ पर 2 अल्फा है, इसलिए टोटल नंबर हो जाता है 5। ये 5 उप इकाइयां हैं, जिनमें से जो 2 अल्फा वाली हैं वो प्रोटीन जो है उसके साथ जुड़ने का कार्य करती है ट्रांसक्रिप्शन के समय। कौन से प्रोटीन के साथ, सिग्मा कारक के साथ। जो बीटा डैश इकाई है, यह बीटा डैश डीएनए टेम्पलेट के साथ जुड़ने में क्या करती है, सहायता। ये जो डीएनए का टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट पर जुड़ने में क्या करती है, सहायता। और जो 2 बच गई बीटा और ओमेगा, ये न्यूक्लियोटाइड को लाकर मैसेंजर आरएनए के निर्माण में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, और ये जब इकाइयां आपस में जुड़ जाती हैं सारी की सारी, तो एक एंजाइम का निर्माण करती है। इस एंजाइम को कहते हैं कोर एंजाइम। ये जब आपस में जुड़ जाएंगी तो किस एंजाइम का निर्माण करेंगी, कोर एंजाइम का। ठीक है, तो ये जो कोर एंजाइम होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया के समय प्रोमोटर स्थल पर आकर जुड़ेगा। किस स्ट्रैंड के साथ जुड़ेगा, टेम्पलेट के साथ। किसके साथ नहीं जुड़ेगा, कोडिंग के साथ नहीं जुड़ेगा, बल्कि किसके साथ जुड़ेगा, टेम्पलेट के साथ। तो टेम्पलेट पर कोर एंजाइम जुड़ जाएगा, उससे कोर एंजाइम की 2 अल्फा उप इकाइयों के साथ सिग्मा कारक आकर जुड़ेगा। जो सिग्मा कारक इस क्रिया को क्या करेगा, प्रारंभ करेगा। प्रारंभ करते ही जैसे ही यह कोर एंजाइम प्रमोटर को छोड़कर थोड़ा सा आगे आएगा तो सिग्मा तो हट जाएगा, और इसके साथ कौन जुड़ जाएगा, रो कारक। क्योंकि सिग्मा तो सिर्फ प्रारंभ करवाने का काम था, उसके बाद ये हट जाता है। उसके बाद लंबाई में बढ़ाने का कार्य कौन करेगा, रो कारक। तो रो कारक धीरे धीरे आगे खिसकाता जाएगा इस कोर एंजाइम को, और कहां तक पहुंचा देगा, टर्मिनेटर पर। जैसे ये खिसकता जाएगा वैसे वैसे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को बीटा और ओमेगा इकाइयां यहां पर लाकर जोड़ती जाएंगी, और एक पूरी लंबी श्रृंखला बन जाएगी किसकी, राइबोन्यूक्लियोटाइड की। ये राइबोन्यूक्लियोटाइड इसलिए है क्योंकि इसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। अगर ये वो होता, थाइमिन ही होता, तो इसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता। लेकिन चूंकि इससे न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल, इसलिए इसे राइबोन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। ठीक है, तो
इस प्रकार क्या बन जाएगा, राइबोन्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला। जैसे ही राइबोन्यूक्लियोटाइड की यह श्रृंखला यहाँ पर निर्मित होती है, वैसे ही कोर एंजाइम धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और पहुंच जाता है टर्मिनेटर साइट पर। टर्मिनेटर स्थल पर पहुंचते ही रो कारक यहां से अलग हो जाएगा कोर एंजाइम से, जिसके कारण प्रक्रिया का समापन हो जाएगा और हमें एक लंबी राइबोन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला प्राप्त होगी। अगर इस राइबोन्यूक्लियोटाइड को देखा जाए तो इस राइबोन्यूक्लियोटाइड में दो इकाइयां उपस्थित है, एक कोडिंग इकाई जिसे एक्सोन कहा जाता है और एक नॉन कोडिंग इकाई जिन्हें इंट्रोन्स कहा जाता है। मतलब वे इकाइयां जो सूचना को आगे लेके जाएंगी, स्थानांतरित करेंगी, उन इकाइयों को कोडिंग इकाई या एक्सोन कहते हैं। और जो सूचना स्थानांतरण में सहायता नहीं करेंगी, मतलब कुल मिलाकर जो प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर सकती, उन्हें हम नॉन कोडिंग इकाइयां या फिर इंट्रोन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमें जो यहाँ पर राइबोन्यूक्लियोटाइड मिला था उसमें दोनों तरह की इकाइयां थी, एक्सोन भी थी और इंट्रोन भी थी। इस कारण इस प्रकार बने आरएनए को विषमांगी आरएनए या फिर हेट्रोजेनस आरएनए कहा जाता है, जिसे एचएनआरएनए के द्वारा दर्शाया जाता है। उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक क्रिया होती है जिस क्रिया को कहते हैं स्प्लाइसिंग या फिर आरएनए स्प्लाइसिंग। वह क्रिया जिसके फलस्वरूप इंट्रोन्स को मुक्त कर दिया जाता है या हटा दिया जाता है, जबकि एक्सोन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है। तो स्प्लाइसिंग की क्रिया से सभी इंट्रोन्स को हटा दिया जाएगा, एक्सोन सारे आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद जिस आरएनए का निर्माण करेंगे उस आरएनए को हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। इस प्रकार हेट्रोजेनस आरएनए से क्या हो गया, मैसेंजर आरएनए का निर्माण। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया हो रही है यह दो चरणों में हो रही है। पहले चरण के अंदर हेट्रोजेनस आरएनए का निर्माण होगा ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया से, और दूसरे चरण में हेट्रोजेनस आरएनए किसका निर्माण कर देगा, मैसेंजर आरएनए का। तो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया कितने चरणों में हो रही है, दो चरणों में। पहले चरण में डीएनए क्या बनाएगा, हेट्रोजेनस आरएनए, और दूसरे चरण में क्या होगा, हेट्रोजेनस जो आरएनए होगा वो मैसेंजर आरएनए का निर्माण करेगा। इस प्रकार इस टोटल प्रक्रिया में हमने सिर्फ एक बात देखी है कि डीएनए टेम्पलेट पर हम किसका निर्माण करवा रहे हैं, मैसेंजर आरएनए का। और मैसेंजर आरएनए के निर्माण की इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन या फिर अनुलेखन। यह क्रिया कहां संपन्न होती है, केंद्रक में। दिशा क्या होती है मैसेंजर आरएनए के निर्माण की, तो 5' से 3' की तरफ। कौन सा एंजाइम काम आता है, तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम। तो फर्स्ट किसका निर्माण करवाता है, राइबोसोमल आरएनए का। थर्ड किसका निर्माण करवाता है, ट्रांसफर आरएनए का। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो पॉलीमरेज एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, तो कितनी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखिएगा यह यहाँ पर 5 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा, 1 बीटा डैश, 1 बीटा और 1 ओमेगा। 2 अल्फा इकाइयां सिग्मा कारक के साथ जुड़ती हैं, जिसे इनिशिएशन फैक्टर या समारंभन कारक भी कहा जाता है। जबकि एक और कारक होता है जिसे रो कारक कहते हैं। यह रो कारक इस श्रृंखला के दीर्घीकरण का एवं समापन का कार्य करता है, जिसके फलस्वरूप प्रथम चरण में एचएनआरएनए बनता है। और यही जो एचएनआरएनए है यह द्वितीय चरण के अंतर्गत क्या बनाता है, मैसेंजर आरएनए का निर्माण करता है। इस प्रकार हमें मैसेंजर आरएनए की प्राप्ति होती है, किस पर, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर। बात समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर जो मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे उनमें थाइमिन नहीं पाया जाएगा, क्योंकि थाइमिन सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, डीएनए में। अपितु उस थाइमिन के स्थान पर इनमें क्या पाया जाएगा, यूरेसिल। तो ये थी ट्रांसक्रिप्शन की संपूर्ण प्रक्रिया। इस ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया को हमने 3 वीडियो में स्टडी किया है। फर्स्ट वीडियो में आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था ट्रांसक्रिप्शन का। सेकंड वीडियो में मैंने आपको आवश्यकताएं बताई। आवश्यकताओं के साथ साथ मैंने एक छोटा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था, ढांचा बनाया था कि कैसे कौन कौन कहां आकर जुड़ रहा है। और आज के इस तीसरे वीडियो में हमने इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की स्टडी की और इसको कंप्लीट किया, समाप्त किया और मैसेंजर आरएनए का निर्माण किया। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन समझना है तो आपको तीनों वीडियो देखने आवश्यक है, कंपलसरी है। जब तक आप तीनों वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ट्रांसक्रिप्शन भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कौन कौन से कारक हैं, क्या क्या हैं, वो सब कुछ हो चुका है। ठीक है, चलिए अच्छे से करना। थैंक यू सो मच।